नमस्कार, मैं अश्वनी पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करते हैं। बंटवारे की टीस क्या होती है? शायद वासुदेव जयपाल दास वासुदेव जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या झेला, क्या नहीं झेला, किन परिस्थितियों में पाकिस्तान से भागना पड़ा, फिर जीवन कैसे संघर्ष में कटा। वो पीड़ा असहनीय थी। निश्चित रूप से उसको बात करते हुए आंसू निकल पड़ते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं। हम ऐसे ही इस कड़ी में वासुदेव जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विभाजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है आपके? मन में इतनी पीड़ा होती है कि आंसू अभी भी आ जाते। उस भयानक दृश्य को देख के अभी भी कम कभी हो जाती है। अभी कितनी उम्र है आपकी? मैं 85 साल का होने वाला हूँ। और जिस समय विभाजन हुआ था उस समय कितनी अवस्था थी? 10 साल का हूँ। 10 साल के बच्चे को तो सब कुछ याद रहता है। हाँ, मेरे को याद है। किस कक्षा में पढ़ते थे आप? मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। स्कूल का नाम क्या था? स्कूल का नाम था MC स्कूल शुजाबाद, गवर्नमेंट स्कूल था ये। अच्छा, ये मुल्तान। ये शुजाबाद की स्थिति जो है मुल्तान लाहौर से कराची रूट के ऊपर मेन स्टेशन शुजाबाद है। शुजाबाद स्टेशन जो है शहर से 2.5-3 मील था। ये शुजाबाद जो है एक चारों तरफ से बंद शहर था, चारों तरफ सफील बनी हुई थी। अंदर 10,000 के 12,000 के करीब हिंदुओं की आबादी थी और जो वहाँ पर सेफली रहते थे। जब ये 1947 का पाकिस्तान की चर्चा चल रही थी तो उन दिनों तो शहर बंद कर देते थे रात को, और जो सफील थी बनी पैराफिट जो बनी हुई थी उनके ऊपर लोग पहरा देते थे। बाहर से मुसलमान जो बाहर रहते थे वो आके उन दिनों हमला भी करते थे। तो हम अंदर, क्योंकि सफील जो पुराने ज़माने की बनी हुई थी वो इतनी चौड़ी थी कि हम अंदर सेफ थे। जब ये विभाजन हुआ यकायक पहले तो ये कहा गया था कि भाई यहाँ के यहाँ रहेंगे, वहाँ के वहाँ रहेंगे, मगर ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने क्या किया कि हमें अल्टीमेटम दे के भाई शहर को खाली कर दो। तो शहर खाली करने के लिए प्लानिंग उन्होंने क्या बनाई कि शहर को गाड़ियों में भर भर के भेजेंगे। तो सारे शहर को खाली करने में 7 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ रेल ट्रेन की थी, और उन गाड़ियों की पोजीशन क्या थी? माल गाड़ी के डब्बे थे जो ऊपर से खुले हुए थे। हम इस पे आपसे भी चर्चा करेंगे। हम शुरुआत से पूछ रहे हैं कि 6 साल का एक बच्चा, पढ़ने लिखने की उम्र, उस समय अचानक से कह दिया जाए कि घर खाली करना है। थोड़ा सा मुझे घर के बारे में, घर में कौन कौन से लोग थे, परिवार में क्या था? मेरे परिवार में मेरे माता पिता जी, मेरे बड़ी बहन जो मेरे से 2 साल बड़ी थी, मैं और मेरा छोटा भाई था। और इन दोनों मेरे मदर जो थे। किस नंबर के थे? मैं दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर मेरा छोटा भाई था जो मेरे से 5 साल छोटा था। चौथे जो है वो उस वक्त हम 3 थे। तो चौथे जो बच्चा हुआ वो 1948 में यहाँ इंडिया में हुआ। वो यानी बड़ी बहन, फिर मैं, फिर मेरा छोटा भाई, फिर छोटी बहन। और मेरे फादर जो है 1951 में उनकी डेथ हुई है। अच्छा, विभाजन के 2.5-3 साल बाद। 3 साल के बाद। और उस वक्त उनकी उम्र 43 ईयर्स थी। अच्छा, उस समय जब आप कक्षा में वहाँ पढ़ते थे तो वहाँ के कुछ साथी आपके होंगे, दोस्त होंगे जिनके साथ खेलते थे? ऐसा है जी, मैं बताता हूँ। हाँ, टाइम निकालते थे। हाँ, ऐसा था कि उनके नाम कुछ याद है? हाँ, मैं याद है, 1-2 के याद हैं। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक तो हम पाठशाला में पढ़ते थे जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती थी, हिंदी और उसके साथ पढ़ते थे। 6ठी से हम गवर्नमेंट स्कूल जिसका नाम MC स्कूल था वहाँ आ गए। वहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों कम्युनिटी इकट्ठे पढ़ते थे। मेरे एक साथी जो थे
उनका नाम राजेंद्र भाटिया। और उनका मैं पता जो है लास्ट में आज से 25-30 साल पहले मैं क्रॉस कर पाया, उसके बाद मेरा उनका कोई मेल मिलान नहीं हुआ। अच्छा, आपके टीचर थे उनके नाम याद हैं सारे अध्यापकों के जो आपको पढ़ाते थे? प्रधानाचार्य कौन होता था? मुसलमान उनका अब्दुल अजीज जो हमें पढ़ाते थे, वो भी मुसलमान था। हमीद अहमद, और वो फिजी कैप पहन यानी तुर्की टोपी पहन के आते थे। हाँ, ये घर के आसपास कोई मंदिर हुआ करता होगा? हमारे घर के पास आसपास जो है गुरुद्वारा था। नाम उसका कुछ? हाँ, ठाकरी मासी हम कहते थे। ठाकरी मासी का गुरुद्वारा था। और ठाकरे मासी के बैकग्राउंड एक लाइन में बता दूं कि वो यंग एज में विडो हो गई थी और उन्होंने अपना एक किस्म का गुरुद्वारा बना लिया था। तो हम उस गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते थे। घर में पिताजी का क्या काम? हाँ, मेरे पिताजी जो है वो बिजनेसमैन थे। अच्छा, काहे का व्यवसाय था? उनका ये कमीशन एजेंट्स एंड मर्चेंट्स एंड कमीशन, रुई और गेहूँ, ये ज़्यादा अच्छी फसल थी। ये हम खरीदते थे और आगे एक किस्म का चली जाती थी, कमीशन एक किस्म का होता था। और रुई के जो थे वो कॉटन के बेल से है, वहाँ कारखाना रुई कॉटन जिनिंग फैक्ट्री फिरोजाबाद की थी, जो दो थी, जहाँ पर कॉटन जो है वहाँ से बेल में बन यानी बिनौले निकाल के बिनौल में रुई जो बन थी वो गांठें बन के कराची से वाया कराची तक बाई ट्रेन में चली जाती थी, क्योंकि उन दोनों ट्रक से ट्रेन नहीं थे। ट्रक थे तो वो उनके डीजल या पेट्रोल वाले नहीं थे, वो भट्टी वाले थे, क्या कहते हैं, गैस, उनमें कार्बेट डाल के एक किस्म का वो बनाते थे जिसके साथ चलते थे, उनमें आग भी लग जाती थी। मतलब एक समृद्ध परिवार आपका? हाँ, हमारा समृद्ध परिवार था। हाँ। अच्छा, जिस मोहल्ले में आप रहते थे या जिस एरिया में इलाका था आपका, वो किस तरीके की वहाँ पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी? हमारे मोहल्ले में प्लस मिडिल क्लास के थे, सारे हिंदू थे। अच्छा। हाँ, सारे हिंदू परिवार वहाँ थे। अचानक एक दिन पता चलता है कि घर छोड़ना है। वो कौन सा दिन, कौन सा महीना था? और वो सोच जैसे ही पता चली उसके बाद एक छोटा सा बच्चा, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं बताता हूँ। ऐसा था जी, तो उन्हें पता लगे कि आप हमें पहले घर से निकाल दिया था कि शहर खाली करो, शहर खाली करो। हमें शहर से बाहर निकाल दिया था। आप अपने शुजापुर से? शुजाबाद मैंने आपको बताया ना कि शुजाबाद की जो शुजाबाद था, वो अंदर किले के अंदर 4 दरवाजे थे, सेफ था। उन्होंने कह दिया जी अब ये पाकिस्तान बन रहा है, यहाँ के हिंदू चले जाएंगे। ये कौन बोलता था ऐसा? फरमान आते थे उनके, ऐसे ही मुनादी पे कर रहे, हम कोई पर्टिकुलर आदमी कोई नाम नहीं मैं बता सकता। अच्छा। मुनादी होते थे। फिर हमारे जो हिंदुओं के बड़े बड़े चौधरी थे, तो वो कहते थे भाई जाना पड़ेगा, जब ये करनी तो अंदर क्या करेंगे। जब हम सामान निकालने के लिए आए घर में, तो उन्होंने के जो थे बलोच, मेरे को अभी भी याद है, बलोच आर्मी के 6-6 फुटे जवान जो थे वो हमारे पीछे आ गए, घर खाली करो। और उसमें हम कोई सामान नहीं ले पाएंगे और हमारा एक किस्म का हमें निकाल के हमारे घर को ताला लगा दिया, हम घर के बाहर हो गए। ये सारे शहर की पोजीशन थी। जो हम थोड़ा बहुत ले सकते थे, कपड़े लत्ते, वो हम ले गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब आपको यहाँ से हिंदुस्तान भेजा जाएगा, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ से आपको हिंदुस्तान भेजा जाएगा, जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। रेलवे स्टेशन से भाई आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, ट्रेन मिलेगी, ट्रेन पर जाना है। तो बैल ठेले पर आपके साथ आपका परिवार था कि और भी लोग थे साथ में? हमारे साथ एक जो बैल ठेला था, उसमें हम परिवार के 3 आदमी आ गए बैलगाड़ी में और थोड़ा बहुत सामान रख लिया उसमें। और सारा सामान घर पे छूट गया? सारा सामान घर में छूट गया। घर में उसमें कैसा घर था, कैसी चीज़ें थी, थोड़ा सा हमें उस बारे में देखिए। जो आप जिस तरीके से बताया कि समृद्ध परिवार था, हाँ, उस वक्त ऐसा था जो भाई साहब कमरे थे, अच्छा रहना खान पीना था।
चूल्हे थे, जी, गैस वगैरह कुछ नहीं थे, और कोई फ्रिज वगैरह नहीं था, घड़े थे, और खाने पीने यानी अपने घर के दूध घी अपने गाय थे, और सवारी के लिए घोड़ा टांगा भी था। तो हम वो सब छोड़ पड़ा। और अल्टीमेटली जिस तरह उन्होंने कहा कि हम जाना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ छोड़ के जाना पड़ेगा, जो ले सकते हो लो, जो ले सकते हो लो। जिस शख्स ने कभी यानी इतने समृद्ध थे, कभी हाथ से काम ना किया हो, उसको उठाना पड़ जाए या उनके बच्चों को उठाना पड़ा जाए, आप समझते कि मैं क्या ले सकते। और जब स्टेशन पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें कहा आज तो गाड़ी नहीं जाएगी। कौन सा स्टेशन था वो? शुजाबाद रेलवे स्टेशन में। फिर हमने प्लेटफॉर्म पे भी हमें नहीं रुकने दिया। अच्छा, क्या कह रहे थे वो कहते प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकोगे आप। अच्छा, प्लेटफॉर्म पर जहाँ इंजन की शंटिंग होती है, इंजन पानी भरते हैं, उन लोग को कोयला और पानी भरते हैं, उस जगह हमें प्लेटफॉर्म लाइनों के साथ साथ हमें ठहरने दिया। और कहने गाड़ी अगले दिन आएगी। अगले दिन गाड़ी आई एक, उसने मुश्किल से थोड़े से आदमी लिए चले गए। हमें अगले दिन भी रात को वहीं बाहर रहना पड़ा। अच्छा, आप लोगों को उसमें नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। फिर स्टेशन का माहौल क्या था? स्टेशन का माहौल ऐसा है कि मैं बच्चा था उस वक्त, स्टेशन बिल्कुल खाली था। अच्छा, प्लेटफॉर्म खाली था, बिल्कुल खाली था। कोई ये नहीं कि रश हो, कोई उन्होंने रुकने नहीं दिया। जी, तो वहाँ रात को जहाँ इंजन शटिंग होती है, उन्होंने क्या किया, पानी भर के एक किस्म का सारी छाड़ दिया, ताकि जो पानी है रेल्स के साथ इधर आए, वो सारा पानी हमें रात को कम रहने पड़ा। ओहो। फिर आगे कैसे चले आप? हाँ, नेक्स्ट डे इवनिंग को 5 बजे के करीब वो गाड़ी आई, और वो भी कौन सा महीना था वो? ये दिवाली के मैं कह सकता हूँ भैया दूज के आसपास का भैया दूज के आसपास। मेरे को वो दीपावली आपने वहीं मनाई थी? दीपावली नहीं मना पाए। अच्छा, दीपावली नहीं मना पाए। नहीं, दीपावली भैया दूज बाद में पड़ता है। भाई पड़ता बाद मना नहीं, क्योंकि मतलब कोई उत्सव नहीं था पाकिस्तान में? नहीं था, क्योंकि बाहर से आवाज़ आती थी कि उन्होंने वहाँ जला दिया, इसलिए वहाँ कुछ उत्सव नहीं मना पाया। मतलब उस समय जब त्योहार मनाने का हो रहा था, तो उसमें मार काट चल रही थी बाहर। और शुजाबाद स्टेशन से आगे कब ट्रेन आई? यस, शुजाबाद स्टेशन से शाम को ट्रेन आई, और ट्रेन वाया माउंटगोमरी, मुल्तान, खानेवाल, फिर माउंटगोमरी स्टेशन आता है। माउंटगोमरी स्टेशन पर उन्होंने गाड़ी रोक दी मुसलमानों ने। अच्छा, मुसलमानों ने गाड़ी रोक दी? हाँ, उन्होंने कहा गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अच्छा, आप उस गाड़ी में थे? हाँ, उस गाड़ी में थे, बगैर छत के माल गाड़ी थी, बगैर छत के थे, और छत में यानी उस डिब्बे का हाल क्या था? ऊपर से नंगा आधा डिब्बा था। अच्छा, आधे हम खुले जैसे बैठते हैं, ऐसे ही सब लोग? हाँ, सामान इकट्ठे ऐसे बैठ के, जिसके पास जितना भी थोड़ा सामान था। अब किसी के पास खाने पीने का था। चंद एक आदमी ने, मेरे को एक इंस्टेंस ऐसा याद आ रहा है कि हमारे उस डब्बे में जो मालगाड़ी का वैगन होता है, उस वैगन में 60-70 आदमी बिठाए होंगे उन्होंने। अच्छा। अब किसी के पास गठरी टाइप, कनस्तर टाइप, अब किसी के पास कनस्तर टाइप था, और कनस्तर में खाने पीने का सामान था। उसने बचने के लिए खाने पीने के सामान में अपने जेवर भी रखे हुए थे। पर उस वैगन में पर चांस एक मुसलमान आ गया। कौन आ गया? मुसलमान चढ़ाया, पता नहीं लगा, क्योंकि सारा शहर मिक्स हो गया ना, किसे पता नहीं। वो जैसे ही ट्रेन चली है, वो कनस्तर उठा निकल के, वो जिस फैमिली का था, वो रोने लगे कि हमारे तो जेवर चले गए। यानी यहाँ तक। फिर माउंटगोमरी के बाद अब उन्होंने कहा जी आगे गाड़ी नहीं जाएगी, ट्रक आएंगे हिंदुस्तान से, आपको ले जाएंगे। मतलब वो गाड़ी रुकवा ली, ये गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी? ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो सारे लोगों को उतार दिया? सारे लोगों को उतार दिया, उतर जाओ स्टेशन पे, रास्ते में। अच्छा, रेल पटरी बीच रास्ते में रुकवा दी गाड़ी? रास्ते में। तो क्या भीड़ थी मुसलमानों की? गाड़ी कैसे रुकवाई? गाड़ी उन्होंने हाँ, यहाँ पर अटैक नहीं किया उन्होंने। हमें डर था अटैक का। वो डर भी क्यों था मैं बताता हूँ। मेरे को अच्छी तरह याद है, हम 7वीं गाड़ी में आए थे।
7वीं? हाँ, शहर की जो 7वीं गाड़ी थी उसमें आए थे। और मेरे शहर की जो तीसरी गाड़ी थी वो वाया लाहौर ना आके वाया पाकपटन, मुल्तान की तरफ ना आके मुल्तान बहुत बहावलपुर की तरफ गई। पाकपटन स्टेशन जो है उस स्टेशन पे मुसलमानों ने हमला कर दिया। उस हमले में उन्होंने क्या किया, जो हिंदू यंग लेडीज थी उनको तो ले गए, और जो ओल्ड लेडीज थी तो उनको उन्होंने मार दिया, और जो आदमी थे जेंट्स उनको भी मार दिया। इतना कत्लेआम हुआ उस ट्रेन में। जब मैं बड़ा हुआ, मैं अब उसकी थोड़ी ज़्यादा बेशक एडिट कर लेना, उस ट्रेन में एक छोटी लड़की 3-4 साल की और एक लड़का। लड़की जो थी बुआ की थी, लड़का मामे का लड़का हो गया, कज़न ब्रदर सिस्टर हो गए। वो परेशान छुपे हुए रह गए डर के मारे, वो बच गए। और बाकी उनके माँ बाप, मेरी लड़की की मदर जो हो गई और लड़के की बुआ जो हो गई, उसको मार दिया। ये इंस्टास मेरे को इसलिए बताया कि बाद में वो लड़की की जो बड़ी बहन थी उससे से मेरी शादी हुई। वो लड़की को पाकिस्तान चले गए, हिंदू मिलिट्री फिर बाद में सर्च करने के लिए गई, तो उसको किसी मुसलमान ने, उसने लड़की को घर ले लिया। और वो हिंदू मिलिट्री जब गई शहर में अनाउंस करती हुई गई कि उन्होंने कहा कि उस लड़की ने हिम्मत करके कि भाई मैं हिंदू हूँ, उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा मेरा भाई भी है, उन्होंने वो कहा है, उसने कहा वो फलाने के घर में है। उसको लेके वो बाद में पाकिस्तान में मिलिट्री लेके आई अमृतसर में। अमृतसर से उन्होंने अनाउंस कराया। अल्टीमेटली वो अपने, माँ तो मर गई थी बेचारी, तो परिवार के मिलवाया। यहाँ ये यानी गाथा जो है कि आप बीती समझ लीजिए। ये भी तो वहाँ जब उतार दिया सारे लोगों को, हाँ कैसे आए वो? जब उतार दिया तो यहाँ से ट्रक आए। अच्छा। ट्रक जो ड्राइवर थे वो सरदार थे। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान से आए हैं, गवर्नमेंट ने तो फ्री भेजोगे हमें पता नहीं है, पर उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे चार्ज करेंगे। हमने कहा हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। अल्टीमेटली हमने, मेरी सिस्टर जो मेरे से 2 साल बड़ी थी, उसने हाथ जोड़ के कहा कि हमें ले चलो, हम हमारे और कोई बड़े नहीं हैं, माँ बाप हैं वो भी, हमें ले चलो। उसने कहा अच्छा जी मैं आपसे 500 रुपये लूँगा। 500 रुपये? हाँ। और 500 रुपये लेके उसने हमें कहाँ बिठाया? ट्रक की छत के ऊपर, जहाँ बॉनेट होता है ऊपर होता है ना, पूरा परिवार, पूरे 3 आदमी को वहाँ बिठाया। हम 2, 3, 4 एक और नीचे बैठे, यानी हम ऊपर छत पर बैठे। और रात को 9:30, 10 बजे हम फाजिल्का, जो इंडिया के बॉर्डर सिटी है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमने वहाँ पहुँचाया उसे। यानी वो माउंट गोमरी के रास्ते से उधर जो रोड होगी उस रोड से मैं, तब हम रात को भाई हम कहाँ जाएं? तो रात को उन्होंने कहा जी जो यहाँ के वॉलंटियर होंगे, उन्होंने कहा जी ये पड़े हैं, आप इसमें घुस जाओ। वहाँ घुसे तो देखे कच्चे मकान थे, और कच्चे मकानों में मिट्टी, गंदगी। अब हमने उन मकानों में रात को 2-3 रात गुजारी। फिर हम शहर आके किराए पे किस्म का रहने लगे। उसके बाद जीवन कैसे? हाँ, जीवन ऐसे बढ़ा, मैं बताता हूँ। मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मैंने कहा आपको बोला कि वो कॉटन जो है जाती थी, वो वहाँ से बेल्स में वाया कराची जाती थी, कराची से आगे शिपमेंट होके लंदन वगैरह जाती थी। तो यहाँ आके वो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, मैं किसी बिजनेसमैन से बात करता हूँ, तो मैं बिजनेसमैन से बात करता हूँ तो भाई मेरा कुछ बन जाए। उन्होंने उनको कह दिया अच्छा जी आप ऐसा करो, जब तक आपका कोई अल्टरनेट नहीं होता है आप मेरे मकान में किराए पे रह जाओ। 10 रुपया किराया उन्होंने एक कमरे का लिया। हमने एक कमरा लिया। और ये कमरा कहाँ लिया था? फाजिल्का जी। एक कमरा था, और उस कमरे में अब खाने का क्या किया जाए? उन्होंने कहा जी आप ऐसे कीजिएगा, आपको हम मुंशीगिरी बना देते हैं, जो हमारा माल जाता है
आप उसको नोट करते रहिएगा। अब उसमें भी उन्होंने कहा कि 50-60 रुपये महीना देंगे। 50-60 रुपये 3 पर सदस्य गुजारो कैसे। मैं छठी में पढ़ता था, स्कूल बंद थे। सुबह उसको सर्दी, अब दिवाली के मैंने कहा दूसरे दिन के सब सर्दी शुरू हो गई। तो वो कॉटन जिनिंग का कारखाना था जो ट्रकों से काटन उतारते हैं और झल्लियों में भर के लेके फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं जिनिंग के लिए। मैं सुबह 5 बजे उठ के मजदूरी करने के लिए वहाँ जाता था। मतलब एक समृद्ध परिवार जिसके घर में सब कुछ संपन्नता थी, वो एक उसका बच्चा नौकरी करता था। 10 आने रोज मिलते थे मजदूरी के। 10 आने रोज मिलते थे भाई। उसमें फिर गुजारा 6 महीने वहाँ मजदूरी की। भाई क्या गुजारा। फिर हम पानीपत आए। पानीपत में क्योंकि शहर और अपनी बरादरी कुछ बैठे थे, उन मकान एक ढूंढ गए। फाजिलका से आने में उन दिनों ट्रेन वाया कोटकपूरा इधर से फ्री आती थी फिरोज। तो पानीपत जींद जंक्शन से पानीपत उतरे तो वहाँ पर कुछ कपड़े हमारे रहते थे। अब पर चांस एक छोले बेचने वाला था, वो हमारे वाकफ निकल आया। उसने कहा और कुछ नहीं, आप मेरे घर में मेरे साथ रह जाइए। उसके भी 2 कमरे में 8 आदमी कैसे रहे। फिर हमने मकान ढूंढना शुरू किया। मकान उन दिनों खाली पड़े होते थे। अब हमें मकान मिला तो क्या मिला, जहाँ सूर बंधते थे। सूर इतनी गंदगी थी, उस गंदगी को साफ करके उसमें रहना शुरू किया। ये हमारी तो। और हमारे फादर ने उन दिनों लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई थी। 2000 की थी। लोग उसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते थे। वो ये कहते थे कि आदमी मरने का भी पैसा ले रहा है। 2000 के उसके कुछ प्रीमियम दिए हुए थे। और एक कुछ किसी पार्टी से रोहतक का उसने हमें वो दिया था, चेक दिया था बैंक 900 रुपये का। तो हमने एक किस्म का पानीपत आके एक किस्म का शुरू किया। अब मेरे फादर करें तो क्या करें। अब उन दिनों पंजाब की मिनिस्ट्री बनी थी, ईस्ट पंजाब बना था, मिनिस्ट्री बनी थी रिहेबिलिटेशन की। रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री के भाई उन्होंने कहा हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा आप क्लेम कर दीजिए। पर चांस जो रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर था वो सरदार अनूप सिंह था। सरदार अनूप सिंह शुजाबाद के अंदर कॉटन जिनिंग फैक्ट्री का मैनेजर था। वो संपर्क में कहीं न कहीं। हाँ, उस वक्त उसने 51,000 रुपये हमारा देने थे। अच्छा। यानी उसने कहा मैं हिंदुस्तान में दूंगा। अब उस कहते उस जहाँ पर हमने कहा भाई अब तुम्हारे पैसे हमें चाहिए, उन्होंने कहा पैसे तो है नहीं, पैसे तो बाहर रह गए। हम परेशान। हमने कहा हमारे खाने की कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे फादर को कहा अच्छा और कुछ नहीं, मैं आपको एक नौकरी दिलवा देता हूँ। उन्होंने भट्टे पर ईंटें काउंट करने की नौकरी दिलवा दी। कहाँ एक आदमी कहाँ ईंटें 45 रुपये महीना, 45 रुपये महीना। और वो मेरे फादर इसी शौक में 1951 में फरवरी 13 को एक अंदर ही अंदर घुल गए हैं। 43 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। फिर हम इतने लाचार हो गए कि इतना बड़ा समृद्ध परिवार, सारी चीज़ें, संसाधन, और यहाँ आके ईंट गिन रहे हैं। ये ईंट गिन है। वो कहते कहाँ हम पे नोट गिनवाते थे और आज हम ईंट गिन रहे हैं। ईंट गिन रहे हैं आज। इतने अंदर ही अंदर वो घुलते होंगे। कभी इस बात की चर्चा करते थे जब आप सब लोग बैठते थे घर में, तो कभी वो अपनी चीज़ें सुनाते होंगे और इस दर्द को बयां करते होंगे आपके सामने। वो दर्द मैं क्योंकि वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मेरी याददाश्त मेरे को अभी भी अगर कोई पाकिस्तान छोड़ देगा तो मैं अपने आप जहाँ हमारी प्रॉपर्टी थी मैं जा सकता हूँ। मेरी इतना था मेरा। और मैं ये कहता था कि मेरी जेब में पैसे ना चांदी के रुपये हुआ करते थे। चांदी के रुपये हुआ करते थे मेरी जेब में ना कि भाई हाँ आदमी का लड़का है इसके पास पैसा ही नहीं है, मैं रुपये रखता था। हालांकि उन्होंने एक पैसे के
धेले हुआ करते थे, और एक आने के 4 कसीरे हुआ करते थे, 3 कसीरे हुआ करते थे, 12। हाँ, पैसे के 3 कसीरे होते थे, पैसे के 2 धेले हुआ करते थे। यानी वो जेब में नहीं, सिक्के चांदी के रहे। जब ये पाकिस्तान में, हाँ, इसमें जब पाकिस्तान उन दिनों बैंक में थे, बैंक में क्योंकि हमारे पढ़े लिखे थे, हम इतने नहीं थे, हमारे पास चांदी के सिक्के थे। 1 रुपये का सिक्का हमें 45 पैसे में, यानी उस वक्त 64 पैसे का 1 रुपये हुआ करता था, और 32 और 12, हाँ, 10 आने और 11 आने में रुपया चांदी का जाता था, 1 तोले का। ये हाल थी। जब आप मजदूरी, एक तरफ आप मजदूरी कर रहे थे, घर की स्थितियां खराब थी, माता जी के साथ बैठते होंगे? बिल्कुल माता जी, हमें ये होता, जहाँ दर्जनों लोगों के भोजन बनता था और सब चीज़ें होती थी, यहाँ एक रोटी के लिए मैं बताता हूँ। मेरी छोटी बहन, जहाँ मैंने बोला था कि वो 48 में उनकी बर्थ हुई, तो यकीन मानिएगा उस बेचारी को दूध देने के लिए हमारे पास 1 छटांग दूध भी नहीं होता था। 1 छटांग दूध लेके हम गुजारा कर उसके लिए लेते थे। उस बेचारी को बिटिया के लिए दूध भी पिला सके, इतनी हमारी हालत खराब हो गई थी। हाँ, हम इतने इज्जतदार थे। हमारी मदर ने कहा मैं तो बाहर जाके मजदूरी का काम ही नहीं कर सकते। पानीपत के अंदर एक थे कि वूलन इंडस्ट्री थी पानीपत, तो वहाँ से किसी ने सजेस्ट किया भाई कब तक खाली बैठे रहोगे, भूखे मरते रहोगे, जो सुबह का है शाम का नहीं है। वो बेचारी गुरुद्वारे में पाठ पढ़ती थी, पाठ से वहाँ थोड़ा आटा मिलता था, उससे गुजारा करते थे। मतलब पूरा परिवार किसी न किसी से रोटी का इंतजाम करता था। एक तरफ पिताजी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, माता जी उधर पाठ करके जो आटा मिलता था उससे गुजारा। मतलब ऐसी स्थिति आपने देखी है। हाँ, ऐसी विभाजन का दर्द। हाँ, आप यकीन मानिए उस वक्त ये अच्छी क्वालिटी की जूट थी ना, जूट को ब्लैक डाई करा के वास्केट से किस्म का हमें मिली थी पहनने को, बांटी गई थी। और छठी से किस्म का पढ़ाई शुरू की, फीस माफ़ थी क्योंकि हमारे हालात ऐसे थे, तो पढ़ाई में था। तो माँ बाप की थी कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, माँ बाप की ये थी कि लड़के को इंग्लैंड भेजेंगे, इतनी इच्छा थी उनकी। इच्छा ये थी कि भाई लड़के को इंजीनियर बनाएंगे। उस वक्त हमारे पड़ोस में इंजीनियर रहते थे, भाई रुड़की में पढ़ाएंगे, रुड़की से आगे। इतने समर्थ थे हम, पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। माँ ने मेरे को कहा कि भाई मैं पढ़ाऊंगी। मैं ट्यूशन भी पढ़ता रहा। मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए उस पानीपत आने के बाद मैं और मेरी बहन जो 8वीं पास थी, 8वीं, मैं छठी में था, वो 8वीं में थे, उसने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू करी। उसने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करी, मैंने मजदूरी शुरू करी। फिर भी पढ़ते थे, पढ़ते पानीपत में भी मजदूरी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। हाँ, पानीपत में भी मजदूरी करते थे। जब स्कूल में समर वेकेशन होते थे, तो समर वेकेशन में उन दिनों ये माल टाउन के क्वार्टर बना, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री जो है रहने के लिए, रिफ्यूजी के रहने के लिए क्वार्टर मकान बना रहे थे। तो उन जगह पर जहाँ कारपेंटर काम करते हैं, उनकी लकड़ी वो छिलते हैं, फिर बुरादा इकट्ठा करके एक बोरिया में रख के किस्म का करते थे। मतलब जब बच्चे समर में छुट्टियां मनाते थे, जब आनंद के पल होने चाहिए थे, तब आप मजदूरी करते थे। ये हालात थे कि सुबह खाया रात का पता नहीं कहाँ से आएगा। ये हालात, हम उस हालात से गुजरे। पानीपत के बाद कैसे जीवन बढ़ा? मैं पानीपत 1951 में 52 में मैंने मैट्रिक पास करी,
तो उन दिनों फर्स्ट डिवीज़न वालों को गवर्नमेंट पिताजी की मृत्यु के बाद घर का स्थितियाँ एकदम बदल गई, बिल्कुल बदल गई। तो भी हमारे एक मामा जी थे, वो पढ़े लिखे थे, वो हमारी कभी कभी हेल्प कर देते थे बनते। और इन बिटवीन क्या हुआ था कि हमारी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर हम अप्रोच करते रहते हैं। कस्टोडियन प्रॉपर्टी बना हुआ था। कस्टोडियन प्रॉपर्टी ने जब हमारी डिटेल्स देखी प्रॉपर्टी की, उन्होंने हमें 30 रुपये महीने का वजीफ़ा लगाया, ग्रांट लगाई। तो वो और मदर काम करते थे और कुछ सिस्टर काम करते थे टीचिंग का, कुछ में गुजारा चलाते थे। रोटी चलना सबसे दूध तो नसीब नहीं होता था, दूध नहीं नसीब होता था, सिर्फ रोटी मुश्किल से खा पाते थे। 51-52 में जब मैट्रिक हुआ, फिर उन्होंने कॉलेज उस वक्त पानीपत में कोई कॉलेज नहीं हुआ करता था, करनाल में कॉलेज होता था, दयाल सिंह कॉलेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन की तरफ से उन दिनों हमें 30 रुपये महीने की ग्रांट मिलती थी, जो फर्स्ट डिवीज़न हुआ करते थे। तो मेरे फर्स्ट डिवीज़न के आसपास मार्क्स है, जो मेरे को कंसेशन मिला था, 30 रुपये महीने की ग्रांट मिलती थी। कॉलेज की फ़ीस भी आधी मेरे लिए माफ़ थी, 30 रुपये की ग्रांट मिलती थी। कॉलेज आने के बाद फिर मैं ट्यूशनें पढ़ाता था। मैंने इसी तरह जो है 12वीं तक पढ़ाई करी है। फिर मैंने एक किस्म का नौकरी शुरू करी। नौकरी के बाद फिर मैंने मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन ऑक्सीजन थी असल में। मल्टीनेशनल इंडियन ऑक्सीजन में मेरे मामा जी वहाँ लगे हुए थे, उन्होंने मेरे को एक क्लर्क के इसमें मेरे को 130 रुपये महीना। 130 रुपये महीने? हाँ, उन दिनों। हाँ, उस कहाँ जॉब शुरू की थी आपने? दिल्ली में ही। दिल्ली में कहाँ पे? मोती नगर में, जो इस वक्त कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पर एक इंडियन ऑक्सीजन हुआ करते थे, ब्रिटिश कंपनी की थी। तो वहाँ नौकरी करता था। तो सारा परिवार दिल्ली आ गया? ना, आप आए? मैं हूँ, ये बहन, माता जी, वो लोग पानीपत में थे। अच्छा, तो आप यहाँ पे? मैं किराए पे रहता था। अच्छा। 10 रुपये महीना, 15 रुपये महीना किराया। वहाँ पानीपत में माता जी से मिलने के लिए कैसे जाते रहते थे? मैं हफ्ते में एक बार, हाँ, वो भी हफ्ते में एक बार, शायद शनिचरवार या किसी दिन, किसी 2 हफ्ते में एक बार। और मैं साथ साथ फिर पढ़ाई भी करता था। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई करते थे आप? मैंने कहा मैं FSC कर रहा था, तो मैं क्लियर नहीं कर पाया। वो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से, इवनिंग क्लासेस यहाँ होती थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एक्स स्टूडेंट्स, ये बंदर मार्ग के ऊपर ये दयाल से इवनिंग कॉलेज हुआ करता था, तो उसमें मैं पढ़ता था। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी आर्ट्स में, इवनिंग क्लासेस में। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर इवनिंग क्लासेस में मैंने लॉ किया। और फिर मैंने लॉ करने के बाद 12 साल बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट किया, MBA किया। मैं परिवार के, क्योंकि परिवार ने मेरा किया था, मैंने परिवार के साथ एक किस्म का नौकरी नहीं छोड़ी, उसी जगह लगे परिवार को मैंने संभाला। फिर आज आकर के ये स्थिति, आजकल की स्थिति है। हाँ, मैंने आपको बोला ना कि मेरी शादी जो है 1960 में हुई, मेरी बड़ी बहन की शादी 1959 में हुई। तो जो भी गरीब एक किस्म का हो सकता था उसकी। अब 1960 मेरी शादी जो है उस परिवार में हुई जहाँ का मैंने आपको बताया कि वहाँ की लड़की जो है, हाँ, वो ट्रेन में है। उसकी बड़ी बहन, वो भी मेरी एक उस वक्त ये थी कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो सर्विस वाला हो, ताकि हम परिवार चला सकें। क्योंकि संघर्ष देख रहे थे, तो ये था कि 2 हाथ होंगे, 2 हाथ हैं। तो वो मेरी इच्छा पूरी हुई। वो MA B.Ed थी, मैं भी पढ़ा लिखा था, तो वो भी वो वहाँ नौकरी करते थे। फिर दिल्ली में आके उन्होंने सरकारी नौकरी, MCD में टेस्ट दिया, पास हो गई, तो वो दिल्ली में 1 साल रही। फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट हुए, वहाँ
वहाँ टीजीटी बनी, टीजीटी बनने का सर्विस अंतरकाल में पीजीटी बनी, फिर वो प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी रिटायर हुए। जब घर सा रोटी पानी की स्थिति सुधर गई, नौकरी पेशा भी हो गया, कभी बैठ के माता जी से चर्चा होती थी या बात होती थी और पुराने दिन याद करते थे आप? मैं पुराने दिन अब भी याद करके ये वो संदेश देती थी कि अब उभरना है हमें, वो हमें ताकत हर समय देती थी कि संघर्ष करना है और उभरना है। आज जब आप यहाँ हैं और जो अपना घर होता है, अपनी गली होती है, अपने दोस्त होते हैं, अपना मंदिर की आपने चर्चा की, वो भी देखने का दिल करता है। याद आती है? बिल्कुल याद आती है। मैं आपको बताऊँ, कभी जाने का मौका मिला? कभी नहीं मौका मिला मेरे को। मौका मिला, मैं हर एक जगह जो मेरी थी उस वक्त 10 साल के मैं गली गली किसी को बगैर पूछे बता सकता हूँ। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग इंसान बताता हूँ। जब मेरी मैरिज हुई ना, वो ये पर चांस हमारे शहर के हैं। अच्छा। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपका घर जानता था। मैंने इनको कहा, मैं कहते कैसे? मैंने कहा आप घर ये था यहाँ, मैंने आपके मैं नानकी को भी जानता था। यानी इतनी हमारी सोशल इन्फ्लुएंस थी। कहते कैसे? मैंने कहा ये, मैंने कहा मैं आपके घर के अंदर गया हुआ भी हूँ। आपके घर के जैसे हवेलियाँ होती है ना, हवेली में बीच में ड्योढ़ी आती है जहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, बाद में अंदर सहन है। मैंने कहा कहती हाँ हैं, हाँ मैं अब आज जो हूँ, मैं अपने परिवार के, मेरी श्रीमती जी के लिए उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, मैं हूँ। और मैंने उनके लिए क्या किया है, मैं प्रमोशंस नहीं लिए ज़्यादा परिवार के, क्योंकि हम दोनों एक संघर्ष करते आए हैं। वो अकेली ना रह जाए ज़िंदगी में, तो मैं उनके साथ परमात्मा ने मेरा सुना है कि मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैंने अपने अपनी बहनों की भी शादी करी है और मेरा एक भाई है उसकी भी शादी करी है और अपने 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, उन्होंने भी शादी की है। घर की याद आती है तो क्या करते हैं? घर की याद आती है तो कहते हैं कि हमें ये दिन देखना होगा। आजकल तो सोशल मीडिया और मोबाइल है, तो कभी सर्च करते हैं अपना गांव, घर, अपना आसपास का इलाका? हाँ, मैंने एक बार सर्च किया था। अच्छा। मैंने शुजाबाद ट्रेस किया था जी। उसके बाद मैंने अपना मोहल्ला ट्रेस करने शुरू किए, वो नहीं मैं कर पाया। नहीं कर पाया। हाँ, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। पर मेरे को किसी ने कहा कि जाके क्या करोगे, कोई आपको पहचानेगा नहीं। मैंने कहा ये तो बात ठीक है, जब हम बड़े हो गए हैं, वो भी बड़े हो गए, पता नहीं हैं कि नहीं है। कोई ऐसी याद उस विभाजन के दौर की जो आज तक आपको बिल्कुल टीसती है, बिल्कुल सताती है, एकदम से याद करते हैं तो दुख से भर उठते हैं? मेरे पिताजी कहते थे, कहाँ मैं नोट गिनवाता था, कहाँ मैं ईंटें गिनता हूँ। ये रेपिटेशन जो था भूलने नहीं देता था, वो बराबर याद आता। बराबर याद। और इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बल अपने अंदर संघर्ष कर रखा है कि जितना भी हो सके अपने परिश्रम से एक पैसा ज़रूर बचाना है, अपनी कमाई का फजूल नहीं खर्च करना है। और अगर इनकम 100 है तो 98 खर्च करने हैं, 2 रुपये बचा लेने हैं। मैंने ये एक किस्म का रखा है ताकि किसी वक्त भी कुछ हो। जयपाल वासुदेव जी की आपने पीड़ा सुनी, उनका दर्द सुना कि कहाँ एक समृद्ध परिवार जिसको कभी भोजन का संकट नहीं होता था, जिसको किसी भी तरीके का संकट नहीं, सारे संसाधन थे, लेकिन विभाजन होता है, घर छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई बाधित होती है और मजदूरी करके एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है। पिताजी की मृत्यु भी उसी आग घुलन में होती है कि कहाँ हम एक बड़े अच्छे परिवार में थे और सारी चीज़ें हमारे पास थी और आज हम ईंट गिन रहे हैं और संघर्ष पूरा जीवन रहा। हमने ऐसी आपको कहानियाँ और भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी।
आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।